Hello friends, this is Sia. Welcome back to my channel Study Lover Sia, and welcome back to the Hindu newspaper daily article analysis and current affairs. So let's get started. आज का जो पहला आर्टिकल है वो है फर्टिलिटी रेट के बारे में और ओबेसिटी राइजेस के बारे में। फर्टिलिटी रेट क्या हो रहा है, घट रहा है इंडिया में, और ओबेसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी मोटापा बढ़ रहा है। और फर्टिलिटी क्या होता है, एन एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पर वुमेन, यानी बच्चों की एक औसत संख्या पर महिला के ऊपर। एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है उसकी एक औसत संख्या, वो क्या हो रहा है, घट रहा है डे बाई डे। NFHS 5 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2.22 से घट करके फर्टिलिटी रेट क्या हो गया, 2.0 हो गया। NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और 4-5 इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, मतलब 4 में क्या थी, 2.2 थी, और 5 में क्या हो गई, 2.0 हो गई। ये 4-5 है क्या, अभी हम लोग देखेंगे। तो फिर और इसके बारे में बताया गया कि जो देश में हमारे 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे क्या फर्टिलिटी रेट थोड़ी ठीक ठाक है, यानी 2.1 है। वो कौन कौन से राज्य है, बिहार है जहाँ पे 2.98 है, मेघालय है जहाँ पे 2.91 है, उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 2.35 है, झारखंड है 2.26 है, और मणिपुर है 2.17 है। तो अब जो है, जो कि क्या क्या हुए हैं, 2.1 फर्टिलिटी रेट है इन 5 राज्यों में। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं NFHS का जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो है क्या। वो उसका एम है एक डेटा प्रोवाइड करना। कैसा डेटा प्रोवाइड करना, रिलायबल और कॉम्पेरेबल डेटा, जो कि किससे रिलेटेड है, इंडिया के फैमिली के वेलफेयर और हेल्थ से रिलेटेड हो। इंडिया के फैमिली यानी पूरे परिवार, जो भी परिवार है इंडिया में, उसके हेल्थ और वेलफेयर से रिलेटेड हो, ऐसा रिलायबल डेटा और कॉम्पेरेबल डेटा प्रोवाइड करना, यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये जो 5 है ये 2009 से लेकर के 21 तक है, यानी 2019 से 21 तक का डेटा प्रोवाइड किया है जो NFH 5 है। और NFH 4 जो है वो 2015 से 16 तक का है। अगर 4 बोला जाए तो 2015-16 की बात होती है, और 5 बोला जाए तो 2019 और 21 की बात होती है। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, रिलायबल और कॉम्पेरेबल डेटा प्रोवाइड करना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में से रिलेटेड। तो इसने क्या, इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ में क्या आई है, वृद्धि आई है, इंक्रीजिंग आई है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ क्या होते हैं, जो महिलाओं की डिलीवरी होती है, यानी हॉस्पिटल में जो जन्म होता है उसमें क्या आई है, वृद्धि आई है। जैसे पहले होता क्या था कि गांव में महिलाओं को मतलब घर पे ही डिलीवरी करवा दी जाती थी, जिससे क्या होते थे बच्चे और मतलब माँ और बच्चे की भी क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, बहुत डेथ हुआ करती थी। तो उसमें अब क्या हुई है, अब ऐसा मतलब इसमें डिक्लाइन आया, उसमें घटाव आया है। अब लोग कहाँ जा रहे हैं, हॉस्पिटल को जा रहे हैं डिलीवरी को लेकर के, तो उसी को बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बर्थ में क्या आई है, इंक्रीजिंग आई है। यानी कि जो बर्थ थी वो 79% से बढ़ करके क्या हो गई, 89% हो गई है। और गाँव की बात करें, रूरल एरियाज़ की बात करें तो 87% है। अर्बन एरिया में क्या है, यानी शहरी क्षेत्रों में क्या है, 94% है। यानी गांव में 87% महिलाएं हॉस्पिटल जाती हैं, और शहरों में क्या 94% महिलाएं शहर जाती हैं। अब जो है यहाँ पे बच्चों की हाइट को लेकर के बात की गई है कि उनकी जो हाइट है ना घटती जा रही है। अगर NFHS 4 की बात करें तो उसमें जो बच्चों की हाइट थी वो 38% इंक्रीजिंग थी, लेकिन 5 में क्या हो गई है, 36% हो गई, 2% तो क्या हो गई, घट गई है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशियस नहीं मिल पा रहे हैं, मतलब न्यूट्रिशियस भोजन नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छे भोजन नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण से उनकी हाइट क्या हो जा रही है, घटती जा रही है। तो ये जो रूरल एरिया में देखा गया वो 37% तक, और उसके बाद क्या दैन अर्बन एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में ये जो बातें हैं ये अधिक हैं, मतलब उनकी हाइट में वृद्धि नहीं हो रही है। और अर्बन एरिया में 30% है, किसके अकॉर्डिंग, 2019-21 यानी NFH 5 के अकॉर्डिंग। और इसके अतिरिक्त और क्या मतलब NFH डेटा देता है, ये पूरा मतलब ओवरऑल इम्प्रूवमेंट जो हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ है, उस पूरे इम्प्रूवमेंट को ये दिखाता है और बताता है कि महिलाओं की जो डिसीज़न है ना, वो मतलब डिसीज़न लेने लगी हैं, घर के हाउस होल्डिंग डिसीजंस में क्या पार्टिसिपेट करने लगी हैं। और किसमें जिसमें आता है अबाउट हेल्थ केयर फॉर हर सेल्फ, खुद की देखभाल करने के लिए में, और जो है घर की खरीदारी करने में, घर की वस्तुओं की खरीदारी करने में, और फैमिली और रिलेटिव्स की देखभाल करने में, विजिट करने में उन्होंने क्या किया है, डिसीजन में पार्टिसिपेट करने लगी हैं। और जो कि क्या दिखाता है,
मतलब मेरा कि वो बढ़ने लगा है, उनका ये पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा, लेती तो थी तभी पहले भी, लेकिन अब क्या हो चुका, बढ़ चुका है। लद्दाख में 80% देखा गया और नागालैंड मिज़ोरम में कितना देखा है, 99% देखा गया महिलाओं की पार्टिसिपेशन। जिसमें रूरल एरिया की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में तो 77% महिलाएँ क्या करती हैं, घर के डिसीजन में पार्टिसिपेट करती हैं, और अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्रों में 81%। तो ये डिफरेंसेस देखे गए दोनों के बीच में, रूरल और अर्बन एरिया के बीच। और बैंक अकाउंट या सेविंग अकाउंट के में भी क्या आया है, इंक्रीजिंग आया, मतलब ये भी बढ़ गए हैं महिलाओं के पास अब बैंक या सेविंग अकाउंट में होने लगे हैं, जो कि 53% था 4 में, और 5 में क्या हो गया, 79% हो गया है। लास्ट चार सालों में ये तेज़ी से वृद्धि किया है सेविंग अकाउंट और या फिर बैंक अकाउंट महिलाओं के पास भी होने लगे हैं, जो कि अच्छी ग्रोइंग की है। ओबेसिटी के बारे में, मोटापा या फिर ओवरवेट, यानी ओबेसिटी या फिर ओवरवेट, ये क्या होने लगा है, बढ़ने लगा है इंडिया में। हम लोग देखते हैं ये कितना बढ़ चुका है, जो कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दोनों में बढ़ रहे हैं और नेशनल लेवल पे बढ़ रहे हैं। जो महिलाओं में देखा जाए तो 21% से होकर के कहाँ तक आ गए, 21% से होकर के 24%, यानी 21 से 24% हो गया महिलाओं में ओबेसिटी। और पुरुषों में ओबेसिटी 19% से होकर के 23%, इसमें भी महिलाओं का ही ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं इसके बाद इसमें जो राज्य है, मतलब ओबेसिटी में जो सबसे आगे राज्य चल रहे हैं वो क्या है, कौन कौन से राज्य हैं, केरला है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स है, आंध्र प्रदेश है, गोवा है, सिक्किम है, मणिपुर है, दिल्ली है, तमिलनाडु, पुदुचेरी, और पंजाब, चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप। तो ये सारे राज्य हैं जहाँ पे ओबेसिटी की केसेस ज़्यादा मिली हैं, ओवरवेट यहाँ पे ज़्यादा होने लगे हैं। और इसके बाद जो है तो और किसके बारे में डेटा प्रोवाइड करता है, सोशियो इकोनॉमिक के बारे में NFS मतलब डेटा प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें क्या 3 डिकेड यानी 3 दशकों के डेटा दिया गया है कि जिसमें फर्टिलिटी रेट कैसे घटते आ रहा है। अगर 1992-93 की बात करें तो क्या थी, फर्टिलिटी रेट 3.4 थी, और 98-99 की बात करें तो 3.9 थी, 2005-06 की बात करें तो इसमें 2.7 थी, और 15-16 में 2.2 थी, और 19-21 में क्या हो गई है, 2% हो गई है फर्टिलिटी रेट। तो NFS क्या हमें क्या कौन कौन सी डेटा देता है, हम लोग देखे हैं यहाँ पे, मतलब किस किस बारे में। सबसे पहले क्या था, यहाँ हम लोग देखे हैं फर्टिलिटी रेट में जो डिक्लाइन हो रही है उसके बारे में देखे हैं। और फिर इसके बाद क्या है, और किसके बारे में डेटा प्रोवाइड करता है, और जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स हैं उसके बारे में, जो कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसके बाद हम लोग देखे हैं किसके बारे में डेटा प्रोवाइड करता है, बच्चों की हाइट को लेकर के डेटा प्रोवाइड करता है। और इसके बाद महिलाओं के बारे में, जो कि क्या कर रही हैं, ये घर के डिसीजन में क्या कर रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, और ये डिसीजन को पार्टिसिपेशन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ हम लोग देखें कि महिलाओं के पास क्या होने लगे हैं, सेविंग और या फिर बैंक अकाउंट की संख्या क्या होने लगी, बढ़ने लगी है। और राइज इन ओबेसिटी, ये सारे डेटा क्या करता है, प्रोवाइड करता है कौन, FHS। इस आर्टिकल में आई होप कि इतना ही आपको समझ में आया होगा। और अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है, गोटाबाया डिक्लेयर्स इमरजेंसी एट अगेन। गोटाबाया यानी श्रीलंका के प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या किया है, फिर से इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब कि इसके पहले भी इस राज्य मतलब यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, फिर से उन्होंने क्या किया है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, कोलंबो में पार्लियामेंट के सामने, कोलंबो के पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, और जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि वाटर कैनन के ऊपर डाला जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, किसको, इस प्रोटेस्ट को डिस्पर्स करने के लिए, दूर करने के लिए, बिखराने के लिए। ये स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि जो राजपक्सा के ब्रदर्स हैं वो क्या कर दें, रिज़ाइन कर दें। जो इनके ब्रदर्स लोग जिस पोस्ट पर बैठे हुए, जो गद्दी लेकर के बैठे हुए, क्या कर दें, उसे रिज़ाइन दे दें, यानी उस पर से अपने पोस्ट से रिज़ाइन दे दें। जैसे कि आप भी जानते हैं कि राजपक्सा की पूरी ख़ानदान क्या करती है, देश को चलाती है, श्रीलंका को पूरी ख़ानदान ही चलाती है। तो उसी की डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें क्या कर देना चाहिए, रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो ये आर्टिकल हम लोग इसलिए देख रहे हैं कि हम लोग जानेंगे इंडिया की इमरजेंसी क्या है, यानी जो आपातकाल डिक्लेयर किया जाता है वो क्या है, हम लोग देखते हैं। इमरजेंसी जो होती है वो एक पीरियड होती है, एक अवधि होती है, जो कि गवर्नेंस के द्वारा
रूल किया जाता है, मतलब उसमें गवर्नेंस क्या करती है, स्टेट करती है अपना। फिर इसके बाद जो है ये किसके द्वारा प्रोक्लेम किया जाता है, किसके द्वारा घोषित किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। और कब किया जाता है, क्राइसिस, कोई सर्टेन क्राइसिस सिचुएशन आते हैं, यानी जैसे कि कोई वॉर की बात आ गई, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की बात आ गई, या फिर कोई आर्म्ड फोर्सेस का जो क्या करते हैं, रिबेलियन की बात आ गई। तो जब ऐसी बातें आती हैं तो क्या किया जाता है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, ये भी एडवाइस लेकर के, किसके एडवाइस से, कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके द्वारा मतलब एडवाइस लिया जाता है, तब जाकर के क्या किया जाता है, इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है। और वो भी किसके द्वारा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का पूरा शासन किस पे आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविजंस पे आ जाता है, प्रावधानों पे आ जाता है, जिसमें हमारा क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स भी आता है। और हमारे फंडामेंटल राइट्स पे भी क्या आ जाता है, राष्ट्रपति का शासन आ जाता है, जिससे हम अपने फंडामेंटल राइट को जो है यूज़ नहीं कर पाते हैं उतने समय तक, उतनी अवधि तक। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये जो है इमरजेंसी किस पार्ट में और किस आर्टिकल के अंदर आता है। इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 में आता है, और आर्टिकल 352 से लेकर के 360 के बीच में आता है, यानी 352 से 360 तक का क्या होता है, इमरजेंसी होता है, प्रोविजंस होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये प्रोविजंस क्या करते हैं, इनेबल करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करे, वो सारी एबनॉर्मल कंडीशंस को इफ़ेक्टिवली क्या कर ले, हैंडल कर ले। यानी जितने भी एबनॉर्मल मतलब ऐसे क्राइसिस होते हैं, जो क्राइसिस होते हैं उसे क्या कर ले, ये इफ़ेक्टिवली हैंडल कर ले। ये ऐसा क्या देता है, ऐसा इनेबल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऐसी पावर देता है कौन, ये प्रोविजंस, ये प्राविधान जो भी इसके अंदर होते हैं, इमरजेंसी के अंडर जो भी प्रोविजंस होते हैं वो ऐसा करते हैं। तो जो इसके बाद देखते हैं, और इसकी जो रेशनैलिटी होती है उसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, सुरक्षित रखना, किसको सुरक्षित रखना, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी को सुरक्षित रखना। किसकी सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को सुरक्षित रखना, देश के और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, जो प्रजातांत्रिक राजनीतिक सिस्टम है उसकी, और कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इन सभी के यानी कंट्री डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन के सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को सुरक्षित रखना, इसके रेशनैलिटी का क्या होता है, मतलब उद्देश्य होता है। और इसके बाद जो है ये कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसमें हम लोग देखेंगे नेशनल इमरजेंसी को। नेशनल इमरजेंसी कब और कैसे लगाया जाता है, तो ये कब डिक्लेयर किया जाता है, नेशनल इमरजेंसी को तब डिक्लेयर किया जाता है जब देश में वार की स्थिति आती है, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन यानी बाहरी आक्रमण, या फिर आर्म्ड रिबेलियन, या आर्म्ड फोर्सेस क्या कर दें, रिबेल कर दें, विद्रोह कर दें, तब नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है। और उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, इम्प्लाई कर देती है, तब डिक्लेयर कर देती प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। और क्या करने के लिए, टू डिनोट मतलब इमरजेंसी टाइप को डिनोट करने के लिए क्या कर देती है, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाई कर देती है। ओके, तो कब लगाया जाता है, कब इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है, जब एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन या फिर बेसिस ऑफ वार की बात आती है, तो वार, है ना। फिर इसके बाद देखते हैं ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन जो होता है वो क्या होता है। तो आर्टिकल 352 इसमें ये क्या करती है, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इट्स थ्रेटेंड बाय वार और एक्सटर्नल और आर्म्ड रिबेलियन। बात वही है कि मतलब ये किसके अंडर आता है, ये जो हम लोग अभी देखे हैं कि जब देश में ऐसा लगता है कि वार हो रहा है, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है, तो ये किसके तब इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, तब वो किसके अंडर आता है, किस आर्टिकल के अंडर आता है, 352 के अंडर आता है वो, 352। तो हम ये सोच रहे होंगे कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति इस इमरजेंसी को पहले भी डिक्लेयर कर सकती है कि नहीं। पहले भी डिक्लेयर कर सकती है, यानी जब उसे पता रहे, संकेत मिले कि हाँ एक एक्चुअल वॉर होने वाला है, या फिर आर्म्ड फोर्सेस क्या करने वाली, विद्रोह करने वाली, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन होने वाला है, तो वो उसके पहले भी क्या कर देती है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। और इसके बाद जो है तो ये जब वार, एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण
इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं। जब किसी वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है के कारण, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं। और जब वहीं दूसरी तरफ आर्म्ड फोर्सेस जब रिबेल कर देती है तो उसके द्वारा जो भी इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। कहने का मतलब इसका ये है, जब बाहरी कारणों के कारण इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी तो उसे एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलेंगे, और जब अंतः कारणों यानी आंतरिक कारणों के कारण इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल इमरजेंसी बोलेंगे। तो यहाँ पे ये है कि आर्म्ड रिबेलियन जो है पहले किस नाम से जाना जाता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट में इसे क्या बना दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन, यानी 44वां संशोधन में इसे बना दिया गया आर्म्ड रिबेलियन। अब ये आर्म्ड रिबेलियन के नाम से जाना जाता है, रिबेलियन। और अब हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में कितनी बार इमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी हैं। हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। तो नेशनल इमरजेंसी कितनी बार डिक्लेयर की गई हैं, 3 बार हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा चुका है। और कब से कब, किसके राज्य में, ये देख लेते हैं हम लोग। जो पहली बार डिक्लेयर किया गया था वो 1962 से लेकर के 1968 तक था, 1962 से 1968 तक था। और किसके, क्यों किया गया था, इंडिया चाइना वार के कारण किया गया था। जब क्या हो गया था, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया वाज थ्रीटेन की गई थी, इसे धमकाया गया था कि किसके द्वारा, एक्सटर्नल एग्रेशन के द्वारा इसे थ्रीटेन किया गया था, तब जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था। अच्छा, इसे हम बोलेंगे क्या, इसे इंटरनल इमरजेंसी बोलेंगे, एक्सटर्नल, इसे एक्सटर्नल इमरजेंसी बोला जाएगा ना, क्योंकि ये क्या, बाहरी कारणों के नाते इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। सेकेंड इमरजेंसी जो है डिक्लेयर किया गया था 1971 में, जैसे कि सन से ही पता चल जा रहा है कि क्या रीज़न हो रहा होगा। ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वार, इंडिया पाकिस्तान के वार के समय इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। और उस समय जो हमारे देश के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वीवी गिरी थे, वीवी गिरी थे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इमरजेंसी। ये भी क्या था, एक्सटर्नल इमरजेंसी था। फिर थर्ड जो है 1975 से लेकर के 1977, 1975 से लेकर के 1977 तक। तो ये जो था, ये क्यों डिक्लेयर किया गया था, ये कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये राजनीतिक मुद्दों को लेकर के उसमें क्या होने लगे थे, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस आ गए, विवादास्पद सर्कमस्टांसेस, कठिनाइयाँ आ गई थी, जिसके कारण से, यानी आंतरिक कारण था ये, जिसके कारण से इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, इंदिरा गांधी। और जिसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल डिस्टर्बेंस बोलेंगे, यानी इंटरनल इमरजेंसी बोलेंगे। और उस समय हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। और ये था हमारा थर्ड इमरजेंसी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ जहाँ ना समझ में आता है या फिर इससे लेकर के कोई क्वेश्चन हो या सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।